हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे एक रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में जो कि मेरे दोस्त के साथ हुआ था। मेरा दोस्त जो है पहले छिंदवाड़ा में रहा करता था और वो वहाँ जॉब करता था। और वो जब जॉब करता था तो उसके पास हर मंथ कुछ ना कुछ पैसा जो है बच जाता था और उस पैसे को वो धीरे धीरे करके वो सेव करता था। और उसका जो पैसा है वो सेव करते करते हो गया था 50,000 रुपए। ठीक उसी समय क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत ज्यादा न्यूज आ रहा था और हर चीजें क्रिप्टो करेंसी के बारे में पॉजिटिव बताया जा रहा था। तो इसको देखते हुए उसके कई सारे दोस्तों ने भी क्रिप्टो करेंसी लिया, जिसके कारण कि मेरे दोस्त इमरान ने भी जाके क्रिप्टो करेंसी लिया और उसमें ट्रेड और इन्वेस्ट करने की कोशिश की, जिसके कारण कि उसने 6 महीने के अंदर ही अंदर अपना कैपिटल जो है 95% जो है गला दिया, जिसके कारण कि उसको जो है बहुत दुख लगा। इमरान के इस कहानी से हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिलती हैं, जैसे कि बिटकॉइन क्या होता है, इसको ऑपरेट कौन करता है, इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, और अगले बार कभी हम इन्वेस्ट या ट्रेड करें बिटकॉइन में तो हमें किन किन बातों का जो है ध्यान रखना पड़ेगा। बिटकॉइन ये एक प्रकार का क्रिप्टो करेंसी है जहां पर कि आप पैसा लगा के इसमें इन्वेस्ट या ट्रेड कर सकते हैं। बिटकॉइन एक प्रकार का डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है। अब ये डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि यहाँ पर इस चीज को कोई कंट्रोल नहीं करता है। जैसे कि अगर यूएसडी आईएनआर है तो वहां पर सरकारें कंट्रोल कर रही है, लेकिन बिटकॉइन को कोई भी सरकार या कोई भी देश की सेंट्रल बैंक कंट्रोल नहीं करती है, जहां पर कि ये इलीगल एक्टिविटी या ऑपरेटर के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। जैसा कि हम देख लें कि कैपिटल मार्केट्स में जो है रेगुलेटर रहता है, यहाँ पर सरकार और देश की सेंट्रल बैंक जो है इस चीज़ों को रेगुलेट करने का काम करती है। इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ पर जो है सेबी जो है रेगुलेटर का काम करता है। यहाँ पर अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी होता है स्टॉक मार्केट में तो सेबी जो है उसको जेल भेजने का भी काम करता है। अब हम जानेंगे कि इसमें ऑपरेटर कौन होता है। ऑपरेटर एक ऐसा इंडिविजुअल या ऐसी संस्था होती है जिनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा होता है। अगर हम यहाँ इंडिविजुअल की बात करें तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास 200 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टेबल इनकम हो वो आ जाते हैं इसमें। कई सारे कंपनीज के सीईओ आ जाते हैं, कई सारे बड़े इंटरप्रेन्योर आ जाते हैं और कई सारे बड़े बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर आ जाते हैं। और संस्था की बात करें तो यहाँ पर कई बड़े बड़े संस्था जैसे कि ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, कई सारे हेज फंड, इन्वेस्टमेंट बैंक जिनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा रहता है, उन लोग इस काम को करते हैं। वो अपने प्रॉफिट से और प्रॉफिट बनाने का काम करते हैं, तो वो एक प्रकार से ऑपरेटर कहलाते हैं। यहाँ पर इलॉन मस्क जिनका इन्फ्लुएंस जो है पब्लिक पे ज़्यादा है, तो एक बार इलॉन मस्क ने क्या किया था कि अपने टेस्ला के बदले वो डॉलर लेने की जगह वो बिटकॉइन एक्सेप्ट करना चालू कर दिए थे, जिसके कारण कि बिटकॉइन का जो डिमांड है वो बहुत बढ़ रहा था। तो इलॉन मस्क भी एक प्रकार से ऑपरेटर का काम किए इस चीज़ों को इन्फ्लुएंस करके बढ़ाने का, तो वो एक प्रकार से ऑपरेटर कहलाते हैं। अब हम जानने वाले हैं कि किसी भी एसेट क्लास को कैसे या क्रिप्टो करेंसी को कैसे ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पर हम इस चीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जहाँ पर कि हम फर्स्ट में बात करेंगे एक्यूमुलेशन एरिया। ये एक प्रकार का ऐसा एरिया होता है या ऐसा प्राइस बैंड होता है जहाँ पर कि मान लेते हैं कि कोई एक चीज है या कोई एक एसेट क्लास है जिसका दाम जो है 100 रुपये चल रहा है, तो वहां पर उस एसेट का दाम जो है 120 से 80 के रेंज में जो है ट्रेडिंग रेंज में बहुत देर तक रहेगा, जहां पर कि बहुत सारे लोगों को इसको देख के लगेगा कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो संस्था या ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है उन लोग क्या है किस्त में चीज़ों को बाय करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इंस्टीट्यूशन हूँ तो मेरे पास अगर 1000 करोड़ रुपए है तो मैं उसमें क्या करूँगा 100 करोड़ के 10 बार ऑर्डर डालूंगा, जिसके कारण कि उस चीज़ों का जो दाम है वो बढ़ेगा भी नहीं
और वो चीज़ें मेरे पास धीरे धीरे करके आ जाएंगी। और अगर मैं 1000 करोड़ का एक बार सीधा ऑर्डर डालूंगा तो प्राइस जो है सीधा बढ़ जाएगा, जिसके कारण कि मैं इस चीज़ों में अच्छे से प्रॉफिट बना नहीं पाऊंगा। तो इसलिए चीज़ों को एक जोन पे प्राइस को ले जाके एक्यूमुलेट किया जाता है बड़े इन्वेस्टर या बिग इंस्टीट्यूशन द्वारा। बिटकॉइन के केस में देखा जाए तो जून 2019 से अक्टूबर 2022 तक यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ। सेकंड, मार्कअप फेज एक प्रकार का ऐसा फेज होता है जो कि एक्यूमुलेशन फेज के बाद आता है। जब कोई संस्था जो है धीरे धीरे करके पूरा माल जो है ले लेती है, उसके बाद चीज़ों का जो है डिमांड क्रिएट किया जाता है, जहाँ पर कि बहुत कम मात्रा में जो शेयर है वो ट्रेड करते हैं, जिसके कारण कि बहुत सारे लोग जब इसको बाय करने के लिए ऑर्डर डालते हैं तो चीज़ों का दाम जो है अपने आप ही बहुत बढ़ जाता है, जहाँ पर कि प्रोफेशनल ट्रेडर और इन्वेस्टर जो है यहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं। बिटकॉइन के केस में देखा जाए तो 26 अक्टूबर 2020 से 16 फरवरी 2021 तक यहाँ पर मार्कअप फेज चल रहा था। थर्ड, हम देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। ये एक प्रकार का ऐसा एरिया होता है जो कि मार्कअप फेज के बाद आता है, क्योंकि संस्था जो है एकाएक किसी चीज को बाय नहीं करती है। तो उसी तरीके से संस्था अगर कोई अपने स्टॉक या माल को बेचना चाहती है तो वो एकाएक बेच नहीं सकती, क्योंकि अगर एकाएक बेचेगी तो उसका जो है प्राइस गिर जाएगा। इसीलिए जो है प्राइस को एक रेंज में जो है बहुत समय के लिए रखा जाता है, जहां पर कि इंस्टीट्यूशन जो है अमेच्योर या अनप्रोफेशनल पर्सन को जो है माल बांटती है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो उस एसेट क्लास के बारे में आपको बहुत सारे न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ पता चलेंगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लोग उसको प्रमोट करेंगे, कई सारे नए नए क्रिप्टो ट्रेडिंग इंडेक्स या एक्सचेंज बन जाएंगे, जिसके कारण कि बहुत सारे लोग जो है इसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे। तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन का काम तो हो जाता है, अपने माल को जो है रिटेलरों को दे देते हैं, जिसके कारण कि उसके बाद उनको प्राइस चाहे कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके कारण कि आज हम देख सकते हैं कि हमारे बहुत सारे भाई बंधुओं आज भी लॉस में हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए किसी भी एसेट क्लास पे या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले। इमरान की बात देखा जाए तो वो अपने दोस्तों को देखते हुए, कई सारे इन्फ्लुएंसर के प्रॉफिट्स या इन्फ्लुएंसर को देखते हुए जो है डिसीजन बना लिया। ऐसा कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें अगर कोई चीज़ें हर जगह बताई जा रही हैं तो जरूर हमें कोई सामने वाला कोई बताना चाह रहा है, ताकि हम उस चीज़ को जाने और उस चीज़ पे डिसीजन लें बिना सोचे समझे। तो हमें कोई भी चीज़ें अगर बताई जा रही है तो सबसे पहले हमें उसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए और उस चीज़ों को क्रॉस चेक करना चाहिए, जिससे कि हम उसके बारे में सही राय बना सकें। यहाँ पर हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट या ट्रेड करने की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज में किया जाता है जहां पर कि कोई वैल्यू हो। जैसे कि गोल्ड है तो गोल्ड के अंदर उसकी वैल्यू है, सिल्वर है तो उसके अंदर वैल्यू है, कॉपर है तो उसके अंदर वैल्यू है, कोई स्टॉक है तो उसके अंदर भी कोई उसके बिजनेस का परफॉर्मेंस है, कोई अगर करेंसी है जैसे कि यूएसडी, INR, JPY, तो वहां पर भी इकोनॉमिक्स का जो है फंडामेंटल है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में क्या है, कल को कोई इलॉन मस्क या कोई सेलिब्रिटी आके इन्फ्लुएंस कर दे या कोई ऑपरेटर चाहे तो इसका प्राइस जो है बढ़ा दे। तो ऐसे चीज़ों को हमें बहुत बारीकी से देखना चाहिए और कायदे से हम अगर इस चीज़ के बारे में ना जाने तो हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और रही बात ट्रेडिंग की, तो हमें ट्रेड तभी करना चाहिए जब हमें टेक्निकल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता हो। और अगर आप कभी ट्रेडिंग करने की बात कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं किसी भी एसेट क्लास में, तो पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसको कि ज़्यादा एक्सपीरियंस है कैपिटल मार्केट्स का, जिसके कारण कि वो आपको सही डिसीजन गाइड कर सकता है, जिसके कारण कि आपका जो पोटेंशियल लॉस है वो आगे चल के नहीं हो पाएगा या कम हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और इम्पोर्टेंट जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल दबंग एनालिस्ट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।